ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें 10 लाख कैपिटल मिनिमम चाहिए। उससे कम में हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। तो जैसे आपने बताया विक्स देखकर आप ट्रेड करते हैं कि 2% की मूव है, तो उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग? अगर मेरे को प्रीमियम अगर 78,000 पे और 82,000 में मिल रहा है तो मैं सेल कर दूंगा इजीली। मंडे और ट्यूसडे निफ्टी में ट्रेड और वेडनेसडे और थर्सडे में सेंसेक्स में ट्रेड। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में कितना हो जाता है? मुझे चार्ट देखना नहीं आता, अब मुझे सिखाओ कि कैसे मैं चार्ट देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे क्या बेचना है। आपको फिर चार्ट देखना ही नहीं है। तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, या आप कितना लॉस के लिए तैयार हो पर डे? मेरा मैक्सिमम लॉस तो देखो जाने के लिए तो 1.5%, 1%, 2% तक भी गया है मैक्सिमम। अब तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहा है इंट्राडे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, डीप टॉक्स में हम बातें करते हैं पैसों की, बातें करते हैं गहराइयों की। दोस्तों एक ऐसा विषय जो आप सब लोग जानना चाहते हैं, जो मैं भी जानना चाहता हूं और मैं भी रोज निरंतर सीखता रहता हूं, वो है ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों मैं चाहे कितना ही अच्छा ट्रेडर हूं, लेकिन मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं दुनिया में, और हर ट्रेडर दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ बता के जाता है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई ना कोई नए प्रयोग से वो ट्रेड कर रहा होता है। दोस्तों आज जो ट्रेडर हमारे बीच में है वो इतनी बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं। बहुत बड़े ट्रेडर हैं, दिल्ली में उनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत पहुंचे हुए ट्रेडर हैं, और एक अच्छे ट्रेडर के साथ साथ दोस्तों एक बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ये उनकी क्वालिटी है जो आप लोग सब अंडरलाइन कर लीजिए। और दोस्तों मैंने उनका P&L भी देखा है पिछले करीब 1-1.5 साल का, बहुत कम ड्रॉ डाउन, बहुत अच्छा P&L और बहुत हरा हरा सा सब कुछ दिख रहा था। तो मेरे को लगा कि इनका पॉडकास्ट होना चाहिए, तो दोस्तों उनको आज मैंने आमंत्रित किया है आप सब लोगों के समक्ष, और उनसे समझते हैं वो बारीकियां जो शायद मैं भी कई दफ़ा इग्नोर कर देता हूं, लेकिन उनको बखूबी आती हैं क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर हैं। तो दोस्तों स्वागत करते हैं अमित गर्ग जी का, जो कि दिल्ली से आए हैं आज हमारे स्टूडियो में आप सब लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए और कुछ ऐसा बताने के लिए जो शायद आप लोगों को सीख के, जान के आप भी अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू कर पाएं। वेलकम अमित, वेलकम टू द शो। Thank you, और सबसे पहले आप ये बताइए, यू आर अ ट्रेडर, यस मैम। तो आप किस में ट्रेड करते हैं? ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स, किस में आपको बिल्कुल प्योर ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करता हूँ, Pure इसके अलावा option. कुछ नहीं करता। ओके, सो प्योर ऑप्शन सेलिंग में ही आप कैसे हैं? आप थोड़ी अपनी ब्रीफ में जर्नी बताइए। मैंने ये ऑप्शन सेलिंग 2020 में स्टार्ट करी थी। उस टाइम उससे पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता था, तो ऑप्शन बाइंग में तो 2 साल मैंने करी, फिर उसमें लगातार लॉस हुआ मेरे को, क्योंकि आइडिया था नहीं कि ऑप्शन बाइंग में थीटा डी के नाम की कोई चीज़ होती है। तो ऑप्शन बाइंग में लगातार लॉस हुआ, तो धीरे धीरे करके मैंने यूट्यूब से सीखा। उस टाइम पे फिर 2019 में सीखा, 2020 में सीखा। जब ये मार्केट में कोविड का क्रैश आया था उस टाइम में ट्रेडिंग कर रहा था, पर इतना क्रैश आता एकदम से वो भी नहीं पता था मेरे को, उस टाइम आइडिया नहीं था। तो उस टाइम में ट्रेडिंग बहुत कम कैपिटल से कर रहा था, अराउंड 20 लाख से कर रहा था मैं। तो उस टाइम 2-3 लाख का लॉस हुआ मेरे को, पर वो मैं झेल गया। फिर और ज़्यादा चीज़ों को समझा ऑप्शन सेलिंग के लिए। मैंने कुछ 1-2 मैंने सेमिनार भी करे सीखने के लिए आगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, मैन डिफरेंस क्या है। तो वहाँ से ऑप्शन सेलिंग की मेरी शुरुआत हुई। अमित, हम ना बिल्कुल ऐसे काम करते हैं या ऐसा इसको फ्रेम करते हैं अपने पॉडकास्ट को, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये मेरी ऑडियंस है ये बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, मतलब बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं आता है। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी, आज मान लो मैं ही एक न्यू कमर हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता ऑप्शन के बारे में या किसी भी बारे में, मुझे ये पता है ये ऑप्शन होती है, ये बाय होते हैं, ये सेल होता है, ये F1 F2 है, और ये मेरे पैसे हैं जो मेरे अकाउंट में रखे हैं। ठीक है सर। अब अगर किसी को बिल्कुल जीरो से शुरू करना हो, तो हम उसको क्या क्या पॉइंटर्स बताएं, ऐसे 10 पॉइंट या 5 पॉइंट के वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी करे। क्या चीज उसे देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है, क्या चीज उसको ध्यान में रखनी है, क्या चीज उसे इग्नोर करनी है, ये सब जरा बताओ। सबसे पहले तो मिनिमम ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें 10 लाख कैपिटल मिनिमम चाहिए। उससे कम में हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम टारगेट करते हैं मिनिमम 2 से 2.5% का। अब 2-2.5% वो 10 लाख पे भी बनता है, 20-25 हज़ार पे, तो सफिशिएंट वो दिखता है। और उससे कम में करेंगे तो मार्जिन तो ज़्यादा लगता ही है। और हमें ऑप्शन सेलिंग ध्यान में, स्टार्टिंग करने से पहले हमें 4-5 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए 1 से 2 महीने कि ऑप्शन सेलिंग के क्या ड्रॉ डाउन है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या क्या हम चीज़ और देख सकते हैं। जैसे मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन के अंदर। दूसरी चीज़ रिस्क और रिवॉर्ड, कि अगर हम कोई ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसका पहले अगर वो हमारे अगेंस्ट जाता है तो उसका मतलब रिस्क क्या रह सकता है,
वो कितना हाई जा सकता है और कितना हम उसमें लॉस देने के लिए रेडी हैं। अब मान लो हमने कोई ऑप्शन सेलिंग करी, 30 रुपये में बेचा, तो उसका हमें अगर हमारा 10 का स्टॉप लॉस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने क्वांटिटी सेट करनी पड़ेगी और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। मतलब आप 10 लाख से आप कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग कर उससे कम में नहीं है। नहीं। तो आपका बेसिस क्या रहता है? आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के करते हैं या कैसे करते हैं? 3-4 का कॉम्बिनेशन है मैम। आप बताएंगे 3-4 का हाँ, कॉम्बिनेशन? पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन। अब अमित यार, जब हम बिगनर की बात कर रहे हैं ना, तो ना तो उस आदमी को प्राइस एक्शन पता है, बस ना ही उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है। अगर उसे यही सब पता हो तो वो तो डायरेक्शन ही खेल लेगा ना। फिर वो अपन इसमें क्यों बात करेंगे कि वो जो है ऑप्शन सेलिंग करेगा। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर उसे ये चीज की क्लैरिटी ही हो जाए कि भैया बाजार यहाँ से नीचे जाना है, वो तो बिल्कुल एट द मनी इन द मनी ऑप्शन बेच के बैठ जाएगा और फिर तो फ्यूचर ही कर लेगा। फिर वो ऑप्शन खेलेगा ही क्यों? सही बात है, सही। तो थोड़ा सा ना ऐसे बताओ कि आप तो चलो यहाँ तक पहुंच गए सीख के, कोई नया आदमी है तो वो क्या चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करे। तो हम 2-3 चीज पे फोकस कर सकता है वो। पहले तो ओपन इंटरेस्ट, वो सिंपल है। हाँ। वो हर कोई देख सकता है, ठीक है। 1-2 स्ट्रेटेजी होती हैं कि वो मतलब उसमें जो रिवॉर्ड हमारा जो रिस्क होता है वो फिक्स होता है, मतलब जो लॉस होता है फिक्स होता है, वो उस पर फोकस कर सकता है कि उसका जो लॉस है फिक्स ही रहेगा, वो उसके ऊपर जाएगा नहीं, उसके अंदर उस पोजीशन के तो बैठा भी रह सकता है बस। और ओवरनाइट पोजीशन पे काम करे, इंटरडे काम नहीं करे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ कि अगर उसके 1-2 एसएल हिट हो रहे हैं इंटरडे में तो उस टाइम वो स्टॉप कर दे। उससे ज़्यादा अगर वो जाएगा तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। फिर तो स्टार्टिंग तो ये कर सकते हैं। ठीक है। और पीसीआर पुट कॉल रेशियो देख सकते हैं, उससे थोड़ा ये आइडिया लग जाता है कि मार्केट बेयरिश मोड में है या साइडवेज जा सकता है। तो पीसीआर अगर 1 है तो क्या बियरिश सिंबॉलिक है, 1 से कम है तो बियरिश है? 1 से कम हम पीसीआर को मानते हैं कि बेयरिश मोड में है। अच्छा। और 1 के आसपास है तो हम मानते हैं कि कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है मार्केट उस दिन के लिए। 1 से ऊपर या 1.25 के ऊपर है और 1.25 के ऊपर तो हम बुलिश मानते हैं उस पीसीआर को। ठीक है। हाँ जी। आपने कभी नोट किया कि पीसीआर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है या उसकी वजह से फॉल्स ब्रेकआउट्स हो सकते हैं? पीसीआर से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। पीसीआर को तो वही दिखाएगा जो चल रहा है मार्केट के अंदर, भाई 1 के नीचे है तो हम बेरिश ही मानेंगे। पर क्या होता है कि वॉलेटाइल मार्केट ज़्यादा है तो बाउंस बैक बहुत अच्छे मतलब तेजी से आते हैं, तो उस टाइम अच्छा। पीसीआर काम नहीं करेगा। फिर उस टाइम नहीं करेगा, नाम काम नहीं करेगा। तो उसके साथ आप क्या ऐड ऑन करेंगे अपने ट्रेड्स को और प्रॉफिटेबल? सिंपल है, उसमें हमें एक एसएल लगाना पड़ेगा फिक्स, कि अगर पीसीआर के बेस पे प्रॉपर काम नहीं कर सकते उसके साथ में एसएल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बाउंस बैक इतना तेज आ जाए तो हमारा लॉस ज़्यादा ना हो। और आप इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं? इंडिकेटर, यस। कौन से इंडिकेटर्स आप प्रेफर करते हैं अपनी ट्रेडिंग में? सुपर ट्रेंड और MA20, मूविंग एवरेज 20। सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज 20 को आप Yes. कंबाइन करते हैं? और एक वीवैप, बस वीवैप वीवैप को तो तीनों में जब कंफर्मेशन आए और ओपन इंटरेस्ट भी आपके फेवर में हो तभी आप ट्रेड लेते हैं? कब तभी ट्रेड लेते तो हैं। उसमें आप डायरेक्शनल लेते हैं या कैसे करते हैं, या नॉन डायरेक्शनल रहता है आपका ट्रेड? कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटा है अगर मैम तो उसमें हम डायरेक्शनल जाएंगे। अच्छा। और किसी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है तो मैं उसके नीचे की पुट और रेजिस्टेंस के ऊपर की कॉल सेल कर दूंगा। अमित, लेकिन आपने अभी कहा कि अगर कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटा है तो उसमें आप डायरेक्शन करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया मार्केट में कहीं अगर मान लीजिए आप 200 EMA के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट उसके नीचे आई है तो वो बहुत जल्दी बाउंस बैक भी करती है? मतलब वो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है टूटता जरूर है लेकिन वो वापस रिवर्ट जरूर कर जाता है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पर भी है तो। 200 EMA में तो मैम बहुत हम बड़े चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे डेली चार्ट में हो गया आप कितना टाइम फ्रेम यूज? 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट यूज करते हैं, ठीक है। 200 EMA तो हम 75 मिनट में देख सकते हैं या डेली चार्ट पे देख सकते हैं। उससे नीचे चार्ट पे जाएंगे तो वो हमारे को फॉल्स सिग्नल मिलेंगे ज्यादातर। एक कंसेप्ट है जिसको कि हम लोग विक्स बोलते हैं, जो भी मैंने कहीं भी देखा है, अरे अभी विक्स नीचे है, अभी विक्स ऊपर है, अरे विक्स कम चल रही है, विक्स ज़्यादा चल रही है, अभी प्रीमियम कम है, अभी प्रीमियम ज़्यादा है। ये सब क्या नाटक नौटंकी है यार बाजार में? सर, विक्स का रोल प्रीमियम के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे मैं कल की बात करूँ, कल एक्सपायरी थी दोस्तों, आज है 11 मार्च और ये बात कर रहे हैं 10 मार्च की, 10 मार्च 2026 की। अब आप जब भी देखेंगे तो रेफरेंस समझ लीजिएगा कल क्या हुआ था और ये किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। बाकी जब भी ये लाइव होगा तब हो जाएगा, लेकिन शूट हम आज कर रहे हैं। तो जैसे मैं कल की बात करूँ, कल एक्सपायरी थी
एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही विक्स डाउन थी 15% पे, और वो ईओडी तक जाते जाते 20% हो गई थी। और सेम परसों विक्स बढ़ी हुई थी 25%, उसमें प्रीमियम बढ़े हुए थे, और इंट्राडे में कोई जीरो डीके आया था। तो जब विक्स बढ़ती है तो डीके नहीं आता उस दिन। जैसे आज भी इंट्राडे की बात करूँ मैं, तो इंट्राडे में विक्स बढ़ रही थी, उसमें जीरो डीके आया मार्केट के अंदर। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो ठीक है। और जब विक्स डाउन जाती है, जब एकदम से डीके आता है, और विक्स जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका एक फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो उतना परसेंटेज मार्केट ऊपर नीचे इंट्राडे में हो सकता है। वो क्या फॉर्मूला है अमित, आप बताना चाहेंगे? फॉर्मूला सिंपल है कि जितनी विक्स है उसको हमें 16 से डिवाइड करना होता है। जो परसेंटेज आएगा ना, उतना मार्केट ऊपर नीचे इंट्राडे में वोलेटाइल हो सकता है। मतलब कि अगर विक्स 20 चल रही है उसको गुणा कर दें 16 से, डिवाइड करते 16 से, 20 को डिवाइड कर दें 16 से, हाँ यस। तो 1.2 कुछ आ गया जैसे। तो इतना मूव इंट्राडे में आ सकता है। और अगर 32 की विक्स हो जाए तो उसे 16 से डिवाइड कर 2% इंट्राडे मूव हो सकता है। इंट्राडे मूव हो सकता है। और अगर यही विक्स हो जाए 100 की, जैसे कोविड के वक्त थी या 80 के टाइम थी, तो इसलिए मूव ज्यादा बड़े बड़े आ रहे थे। ठीक, बहुत अच्छा। तो दोस्तों एक नई लर्निंग मिली है जो कि मुझे भी नहीं शायद पता थी, कि जितना विक्स है उसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, जितना परसेंटेज निकल के आएगा, जैसे 16 की विक्स है और आप 16 से ही डिवाइड कर दीजिए उसे, तो 1% आता है यही। लेकिन अगर 32 की विक्स हो, उसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, 2% आता है। तो मार्केट इंट्राडे में 2% मैक्सिमम मूव कर सकती है। बट इसको कोई पैरामीटर नहीं मानना है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप कसम ही खा लेंगे कि भैया बस आज तो 2% गिरेगी, 2 से ज्यादा नहीं गिर सकती। जिस दिन वो 2 है उस दिन 20 भी गिर सकती है, वो विक्स बढ़ जाएगी। यस। तो जैसे आपने बताया विक्स देखकर आप ट्रेड करते हैं कि 2% की मूव है, तो उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग में? सबसे पहले तो मैम कि हमें प्रीमियम डिसाइड करना पड़ता है। मेरे को मतलब 10 रुपये वाला प्रीमियम सेल करना है एग्जांपल, वो कितनी दूर है, कितनी दूर है मतलब कितनी स्ट्राइक दूर है। मतलब अगर स्पोर्ट चल रहा है मान लो 80,000 आज, वो कितनी दूर स्ट्राइक पे आ रहा है। मान लो ऊपर नीचे अगर बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरा अगर 79,000 आ रहा है और ऊपर आ रहा है 81,000, अगर मेरे को प्रीमियम अगर 78,000 पे और 82,000 में मिल रहा है तो मैं सेल कर दूंगा इजीली। दोस्तों इनका समझाने का मतलब ये है कि मेरे को करंट एटीएम देखना है कहाँ पर है, और मैंने विक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली कि 1.5% आज मूव हो सकता है बाजार। तो ये क्या करेंगे, 1.5% से आगे की और 1.5% से नीचे की कोई स्ट्राइक बेच लेंगे। और अगर इन्होंने अपने माइंड में एक वो बना लिया कि 10 रुपए की बिक जाए, 10-10 वाली बिक जाए। दोस्तों ये ना आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूं, ये इंट्राडे ट्रेडर हैं, इतनी बड़ी कैपिटल से करते हैं, तो इनके लिए शायद पूरे दिन में 10, 15, 20 पॉइंट का डिके भी सफिशिएंट है। अगर आप केवल 1 लॉट या 2 लॉट में काम करते हैं तो आपको लगेगा अरे ये 20 पॉइंट से मेरा क्या होगा, क्या मैं 600 रुपये या 800 रुपये कमाने आया था। ये कई हजार लॉट बेचते हैं। और जब आप इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे, ऑप्शन सेलिंग के बड़े ट्रेडर बनेंगे, तो आप भी ऐसे ही बेचेंगे। आपको थोड़ा 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 करके रोज चाहिए होगा, तभी ये कह रहे हैं कि मैं 1.5 से 2% महीने का कमा पाता हूं। 1.5 से 2% महीने का मतलब हो गया दोस्तों 0.0 कुछ % पर डे। अब आप उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। एक्चुअली ये काम ग्रीड का नहीं है, ये जो करते हैं बहुत पेशेंस वाला काम है। तो अब इन्होंने ऊपर और नीचे का बेच लिया, तो अगर मान लो हम ऐसे बात करते हैं कि 10-10 वाला बेचते हैं हम रोज। ओके। तो बैंक निफ्टी में 10 बेचते हो, निफ्टी में बेचते हो, सेंसेक्स में बेचते हो, किस में बेचते हो? निफ्टी के एक्सपायरी पे निफ्टी का प्रीमियम और सेंसेक्स में सेंसेक्स का। अच्छा, तो बेचते 10 वाला ही हो? नहीं, हाँ, सेंसेक्स में जैसे मैं बेचता हूँ 10 to 20 वाला। 10 to 20, 10 से 20 कि हमें कितनी दूर प्रीमियम मिल रहे हैं उस टाइम पे। हाँ, और निफ्टी के अंदर 10-10, 8-8, मतलब 10 से नीचे वाला। निफ्टी में 10 से नीचे वाला, 10 से नीचे वाला, यानी कि 8 वाला, 7 वाला, 7 वाला, 9 वाला। ठीक है, यस। और उसमें सेंसेक्स में 20 और बैंक निफ्टी में 20। बैंक निफ्टी में नहीं करता। बैंक निफ्टी करते ही नहीं हो, बस 2 ही दिन ट्रेड करते हो? यस, निफ्टी और सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में क्यों नहीं करते? बैंक निफ्टी में एक्चुअली पहले वीकली एक्सपायरी थी, जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है तो उसमें वोलेटाइल वो ज़्यादा हो गया और पोजीशन मामला थोड़ा भारी पड़ जाता है मंथली एक्सपायरी के हिसाब से। दोस्तों ये 0 DT करते हैं। 0 DT का मतलब है कि जिसकी आज ही एक्सपायरी हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि अगर बाजार 200-300 पॉइंट भी चल जाए तो 10 वाली 16 ही होगी, 10 वाली 300 नहीं होगी। yes. जबकि बैंक निफ्टी में क्या होगा कि 10 वाली जो है, अगर बाजार 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट या 500 पॉइंट मूव कर जाए तो वो, क्योंकि उसकी एक्सपायरी बहुत दूर है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जान आ जाती है मरे हुए ऑप्शन में भी।
यस। क्योंकि उसे आज तो एक्सपायर होना नहीं, उसे तो धीरे धीरे डिके होना है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इनके हफ्ते में फिर 2 ही ट्रेड हुए? 2 ही हफ्ते में ट्रेड करते हैं। नहीं 1DT 0DT दोनों। 1DT और 0, तो 0DT 1DT वाले दिन क्या करते हैं? सेम प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं ताकि ऑडियंस उसको नोट करके समझ सके। अपन निफ्टी में बेचते हैं 10 रुपए वाला और 10 से नीचे वाला। 10 से नीचे 1DT पे भी यही करते हैं हाँ, और 0DT पे भी यही 0DT करते पे भी हैं, same। और सेंसेक्स में भी 1DT और 0DT। 0DT निफ्टी की एक्सपायरी किस दिन होती है? ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे को ट्रेड करते हैं। मंडे और ट्यूसडे निफ्टी में ट्रेड और हाँ। वेडनेसडे और थर्सडे में सेंसेक्स में ट्रेड। ठीक है। यस। और बैंक निफ्टी आप नहीं करते? बैंक निफ्टी में नहीं फ्राइडे करते। को भी नहीं ट्रेड नहीं करते? फ्राइडे को नो ट्रेड। नो ट्रेड। हाँ। तो दोस्तों देखिए कितना इन्होंने आपके लिए सॉर्ट कर दिया कि मंडे ट्यूसडे को ट्रेड करते हैं। निफ्टी की जो ऑप्शन 8-8 रुपए की होती हैं वो बेच लेते हैं, 8 की 7 की या 9 की, जो भी मतलब स्ट्राइक के हिसाब से बैठती होगी। और उस पे एसएल कितना लगाते हो फिर? अकॉर्डिंग टू चार्ट, ऑप्शन चार्ट, और 50% स्ट्राइक प्राइस, मतलब ऑप्शन का प्राइस। दोस्तों बहुत सिंपल है, 8 रुपए की बेचनी है, 12 रुपए का एसएल लगा देना है। अब मान लो हमने कॉल बेची 8 की और पुट बेची 8 की। यस। 8 वाले का 12 हो गया, एसएल कट गया। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा 8 वाली बेच लेंगे। 8 वाली बेच देंगे और ये जो नीचे 8 वाली 4 हो गई है, 6 हो गई है, उसको 8 पे शिफ्ट कर देंगे, उसको 8 पे शिफ्ट कर Yes। देंगे। ठीक है। 8 पे शिफ्ट कर देंगे, 7 पे शिफ्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू जो प्राइस अवेलेबल होगा। जो अवेलेबल होगा। ठीक है। Yes। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, मतलब एसएल तो सेम ही रहेगा 50% का। अच्छा, यस। मतलब ये चाहे 4 बार कट जाए एक दिन में, अपन नहीं उसको नहीं मैक्सिमम 2 ट्रेड, अगर 2 ट्रेड में एसएल हो गया तो उस दिन के लिए स्टॉप। इसका मतलब रन एक तरफ की हो रन गई एक तरफ है। का है, फिर डायरेक्शनल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब हम मान लो एक उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि 20,000 निफ्टी पे खड़े हैं। यस। जो ये हम 8 वाली बेचते हैं या 10 वाली बेचते हैं या 9 वाली बेचते हैं, ये हमारे 20,000 से कितनी दूर होती है? 400 पॉइंट, 300 पॉइंट? 1DT में आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट दूर। 400-500 पॉइंट। और उसमें 0DT में मिलेगी 250 पॉइंट दूर। जीरो और DT। अगर विक्स ज्यादा है, जैसे हमने विक्स की बात करी थोड़ी देर पहले, विक्स अगर ज्यादा है तो ये और दूर मिल जाएगी आपको, और दूर मिल जाएगी। हाँ। तो वो तो और अच्छा ही है। और अच्छा है ना, सेफ मिल रही है अपने को स्ट्राइक, और सेफ अपने को पैसा मिल रहा है उस टाइम पे। ठीक है। तो अब आप जैसे हम मान लेते हैं, हम ये नहीं डिस्क्लोज करते कि आप कितने करोड़ से करते हो, हम मानते हैं कि आप 1 करोड़ से करते हो। यस। तो अगर 1 करोड़ है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में कितना हो जाता है 1 करोड़ के हिसाब से बताइएगा? 20,000, 1 20 करोड़। to 30,000। दोस्तों अब आप समझ लीजिए, इसीलिए ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये 1 करोड़ में भी मात्र रोज के 20 से 30,000 कमाना चाहते हैं। और आपके अंदर तकलीफ क्या है कि आप लोग मात्र 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से चाहते हैं कि रोज के 1,50,000 बन जाए। वो अगला आदमी 1 करोड़ से मात्र 20-30,000 बनाने की इच्छा और इसमें भी रखता है। 0DT का टारगेट है ये वाला, तो 1DT में और कम टारगेट होता है। 1DT में क्या होता है? 10, मतलब 0.10, 15 मिल जाए, देख लीजिए मतलब 10 दोस्तों, से 15,000 मैक्सिमम। अगर 1 हम करोड़ उसमें लगा ट्रेड के से अगला आदमी 10-15 हजार में संतुष्ट है, और इसलिए संतुष्ट है, इसीलिए इस कुर्सी पे आके बैठ पा रहा है। तो अब आप लोग देखिए दोस्तों, कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं। और यही चीज हम सेंसेक्स में करते हैं। सेम 20 प्रोसेस, की वहाँ, प्रोसेस 20 सेम की वहाँ बेचते हैं और 10 की कर लेते हैं एसएल। हाँ, और 30 का एसएल हो गया। 10 का मतलब 10 का एसएल, 10 मतलब 30 का एसएल हो गया। हाँ, 30 10 का मतलब मेरा 50% था। हाँ, 10 पॉइंट का एसएल हो गया। ठीक है। और उसमें भी अगर एक बार एसएल कट जाए तो दूसरी बार ट्रेड लेंगे, दूसरी बार के बाद रुक जाएंगे थोड़ी देर, और नीचे वाली साइड का तो फिर चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, वो अपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अमित भाई क्या करते हैं मैं आपको बहुत प्रिसाइजली बता देता हूं। 10 रुपए के आसपास वाली निफ्टी की ऑप्शन बेचते हैं, 0DT और 1DT, यानी कि ट्यूसडे और मंडे। ट्यूसडे को 0DT बोलते हैं, मंडे को 1DT बोलते हैं, राइट। 1 डेज टू एक्सपायरी एंड 0 डे टू एक्सपायरी, मतलब ये होता है। अब इन्होंने 10-10 वाली बेच ली, 10 का 15 का एसएल इधर डाल दिया, 15 का एसएल इधर डाल दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो ऐसा होगा कि एक बार यहाँ का खा जाएगा, एक बार यहाँ का खा जाएगा। तो दोस्तों नहीं खाएगा। ये 5 रुपए आपको लग रहा है कि बहुत आसान है एसएल काटना, लेकिन 5 रुपए एसएल खाने के लिए भी 150 से 200 पॉइंट की मूव चाहिए होगी मंडे को, और ट्यूसडे को तो शायद 300 से 350 या इससे भी ज्यादा चाहिए, और 12-1 बजे तो और ज्यादा बड़ी मूव चाहिए होगी। बिल्कुल। तो इतनी आसानी से नहीं कटेगा, लेकिन कट सकता है। अब आपने दोनों तरफ एसएल लगा दिया, शांति से बैठ गए।
इधर का एसएल कट गया तो दोबारा 10 वाली बेच ली और इसको कर लिया और इस वाले को उठा के 10 पे ले आए। अब अगर यहाँ पे 5 का एसएल कटा है तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आ भी रहे होंगे, एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका 5 का एसएल कटा है तो एक्चुअल इफेक्टिव एसएल तो वो 2 का ही होगा। इफेक्टिवली पॉइंट जो लॉस आएगा, मैं 2 या 2.5 पॉइंट का लॉस आएगा। हाँ, 2-2.5 पॉइंट का ही लॉस आएगा। उसको फिर आप बढ़ा के वहां बैठ जाइए। एक्चुअली क्या है, आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए कि अगर बाजार यहाँ खड़ा है तो ये बेच रहे हैं, अब बाजार ऊपर हो गया, ये वाली का एसएल हो गया तो ये इसको उठा के ले आए, ये बाजार से सेंटर के उतनी ही दूरी पे हमेशा बैठेंगे। अब आप ये बताइए, अब हम आते हैं उस सवाल पे जो आपने जहां से शुरू किया था कि हम ईएमए और प्राइस एक्शन देखते हैं। बिल्कुल। अब मुझे चार्ट देखना नहीं आता, ओके, कैंडलस्टिक की भाषा में नहीं समझता। ठीक है। अब मुझे सिखाओ कि कैसे हमें चार्ट देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूं कि किस तरीके से बाजार को मैं समझ सकता हूं बाय मींस ऑफ चार्ट, कि मुझे क्या बेचना है। आपको फिर चार्ट देखना ही नहीं है। अच्छा, चार्ट देखना ही नहीं चार्ट है। देखना ही नहीं है। अब चार्ट हम समझ में आता नहीं है हमारे को। चार्ट बिगनर के लिए चार्ट समझ में आता ही नहीं है। चार्ट देखना ही नहीं है हमारे को। ठीक है, सिंपल प्राइस देखना है हमें। 10-10 वाली बेचनी है, हमें 10-10 वाली स्ट्राइक देखनी है, कौन सी चल रही है उस टाइम पे, वो बेचनी है सिंपल, और ऐसा लगा देना है। उसके लिए हमें चार्ट की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा हम पीओ देख लेंगे, ओआई कहाँ बिल्डअप हो रहा है भाई। अगर 20,000 मार्केट चल रहा है तो कहीं ना कहीं 19,500 जो राउंड ऑफ स्ट्राइक है वहाँ पे ओआई बिल्डअप ज़्यादा हो रहा होगा, और ऊपर 20,500 पे हो रहा होगा, तो वो देख लेना है अपने को। उससे थोड़ा थोड़ा दूर बैठ जाए, थोड़ा सा दूर बैठ जाएंगे। ओके। उसमें हमने चार्ट देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अमित, एक चीज मुझे और बताओ। चलो ये तो समझ आ गया कि जहां ओआई बिल्ड हो रहा है, जहां ये हो रहा है, ये करना है। क्या हम लोग हेज भी लेते हैं? हेज अगर आप इंटरडे काम कर रहे हो तो हेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बचने के लिए हम एसएल लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हेज से बचने के लिए हमें हेज की इंटरडे में बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हम उसी चीज को इग्नोर करने के लिए हम इंटरडे में एसएल लगा रहे हैं। हेजेस तो हमें ओवरनाइट ले जानी चाहिए। अच्छा, और ओवरनाइट तो बिल्कुल लेके जानी चाहिए हेजेस। अच्छा। हाँ, जितना अभी लास्ट हफ्ते में गैप डाउन मार्केट हुई है तो बिना हेज के तो काम करना ही नहीं है। फरवरी पूरा मंथ गैप डाउन गैप अप चला है मार्केट, तो उसके लिए बिना हेज से काम करेंगे तो एक दिन में ही। अच्छा, अब एक चीज बताओ, कई दफा हमने मंडे को तो खास तौर से ये देखा है कि फ्राइडे तक मार्केट जैसा मर्जी चल रहा है। फ्राइडे को उधर ट्रम्प साहब बोल देते हैं कि भैया मैं मिसाइल गिरा रहा हूँ, कभी चाइना बोल देता है, कभी ईरान इजराइल हो गया। ये सब अक्सर फ्राइडे को ही होते हैं। अक्सर फ्राइडे को ऐसा इसलिए शायद मुझे लगता है ये फ्राइडे करते हैं ताकि कुछ अपनी पोजीशन बना के जाते हैं और अनाउंसमेंट कर देते हैं तो उनके फेवर में पोजीशन आ जाती है। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, और मैं गलत होना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी भी चीज में अपने आप को सही मानता ही नहीं। तो अब हमने एक पोजीशन बना ली, या अब तो इंट्राडे हो तो पोजीशन नहीं बनाई मान लो। अब मंडे को मान लो खुल गया 300 पॉइंट गैप डाउन, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। अब हम क्या करेंगे? क्या हम पोजीशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा 300 पॉइंट डाउन खुल तो रहा है, पर वो कहाँ खुल रहा है? कहीं में सपोर्ट के पास खुल रहा है, या कहीं बीच में मार्केट खुला हुआ है। और कहीं मार्केट बीच में खुल रहा है, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट खुल रहा है। मान लो अगर 20,000 मार्केट बंद हुआ था फ्राइडे को, उसका सपोर्ट 19,500 आएगा एक तरीके से, मान लेते हैं हम। मार्केट खुला 20,700, तो सपोर्ट 200 पॉइंट दूर ही है अभी उसका। तो हम एक छोटे से एसएल से एक ट्रेड ले सकते हैं पुट की साइड में। और कॉल साइड में? कॉल साइड में जब नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है तो वहां से रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जैसे कल हुआ कि मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे खुला और फिर नीचे जाता ही चला गया, तो इस सिचुएशन में क्या रहता है? भाई हमने तो छोटे पॉइंट से ऐसे लिया था, आपका ऐसे लिट हो गया, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं मूव आपके अगेंस्ट कर रहा है, तो ऐसे लिट हो गया। एक बार छोड़ दो, उसके बाद ऐसे लेने के बाद फिर अपना अदर साइड में पोजीशन बना लो बिना विद एसएल में साथ, मतलब ऐसा लगा दो उसके अंदर। ओके, मतलब इनका मेन ये होगा कि बिना एसएल के तो काम करना ही नहीं है। बगैर एसएल के तो करते ही नहीं है ना ये। बट एक चीज जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी अमित, जैसे दीपक ने भी डिस्कस किया, अभी तक हमने इतने ट्रेडर्स का पॉडकास्ट किया है, लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतनी बड़ी कैपिटल जरूर लेके बैठे हैं, बट आप में ग्रीड बिल्कुल भी नहीं है, और आपका जो प्रॉफिट आपने एक फिक्स कर रखा है एक तरह से, जो कि बहुत ही कम है परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ट्रेडर कम्युनिटी में देखूं तो अगर कोई 1 करोड़ लेके बैठा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि डेली के लाख रुपए आने चाहिए, बट आप बहुत सेटिस्फाइड हो जस्ट 10,000 या 15,000 रुपीज। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। इसमें लॉस का चांस बहुत हम कम डेली की बात करें और उसको मंथली में कन्वर्ट करें तो 2 लाख बैठते हैं 2% के हिसाब से, तो 2% एक बड़ी अमाउंट है। अमित, ये इतना सेटिस्फाइड होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप उतने में सेटिस्फाइड हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो सेटिस्फाइड हूं। अच्छा, अब
ये तो हुई प्रॉफिट की बात, यस, हरा तो सबको ही देखना चाहते हरा हैं, हरा तो सबको देखना चाहते लेकिन देयर आर सर्टेन अनफॉर्चुनेट डेज ऑल्सो जहाँ पे लॉस होता है। हैं, लॉस भी होता है। तो हम कितने लॉस पे निकल जाते हैं? जैसे हमने बताया कि दो लॉस हुए एक डायरेक्शन में, तो हम उसको एग्जिट कर जाते हैं, फिर हम ट्रेड नहीं करते उस डायरेक्शन में। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाजार पहले एकदम 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो हमारे 2 एसएल तो वहां कट गए, और अब हम सिर्फ पुट साइड में ट्रेड कर रहे हैं और पता लगा वहीं से गिर गया तो 2 पुट के भी कट गए। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना हो सकता है, या आप कितना लॉस के लिए तैयार हो पर डे? मेरा मैक्सिमम लॉस तो देखो जाने के लिए तो 1.5%, 1%, 2% तक भी गया है मैक्सिमम, ऐसा नहीं है नहीं गया, उसके लिए मना नहीं करो कि नहीं गया, मेरा गया है। पर जो बिगिनर को लेना चाहिए मैक्सिमम एसएल 0.5 तक लेना चाहिए लास्ट। अगर 0.5 लॉस हो गया उस दिन के लिए तो ट्रेडिंग बंद कर दो। स्टॉप कर दो उस तो टाइम। मतलब 1 करोड़ से कर रहा है तो 50,000 से बड़ा लॉस नहीं चाहिए नहीं उसे। चाहिए। अगर 50,000 का लॉस हो रहा है आपका तो मतलब उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब पंगा लो ही मत। पंगा लो ही मत, बीच में मत हो। या आपके एक साइड 2 एसएल हो गए तो थोड़ा शांति से रिलैक्स होकर सोचो कि आधा पौने घंटे में क्या गलती करी है, या मार्केट ही कुछ अनबिहेवियर कर रहा है किस जो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो शांति से रिलैक्स होकर सोचो आधा घंटा, फिर उसका दोबारा ट्रेड ले लो। और हमें जो जैसे जो बिग डेज होते हैं जिस दिन बिग न्यूज आनी होती है उस दिन आप ट्रेड लेते हो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं मैम, जिस दिन इवेंट होते हैं मैं उस दिन कोई ट्रेड नहीं लेता। कोई ट्रेड नहीं नहीं, लेते? कोई ट्रेड नहीं लेता। जैसे वॉर ईरान अभी चल रहा है अभी करंटली, हाँ तो जी। मैं ओवरनाइट पोजीशन तो पहले कभी ले भी जाते थे थोड़ी बहुत, तो मतलब 3-4 महीने पहले, जब से ये चालू हुआ है जब से मैंने ओवरनाइट पोजीशन ही बंद कर दी बिल्कुल ही। अभी जैसे मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डेली ऑलमोस्ट, तो आप ऐसे में ट्रेड ले रहे हैं? इंटरडे कर रहा हूँ, ओवरनाइट ओवरनाइट बिल्कुल नहीं कर रहा। ओवरनाइट बिल्कुल नहीं। अब मुझे पता है कल कोई इवेंट है तो मैं ओवरनाइट लेके नहीं जाऊंगा, या 2 दिन बाद इवेंट है कोई अच्छा। मेजर इवेंट है कोई, तो मैं लेके नहीं जाऊंगा। जैसे एमपीसी बैठक मतलब होती है आरबीआई की जो होती है क्वार्टरली, तो उसमें कोई इवेंट नहीं है। फेड की मीटिंग होती है तो उसमें कोई पोजीशन लेके नहीं जाता मैं ओवरनाइट्स। अच्छा, हाँ जी। तो अमित ये तो ही, इसके अलावा भी आप कुछ करते हो या बस इतना ही करते हो? हाँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। बस कभी कभी फ्यूचर्स करता हूँ, मतलब बहुत रेयर चांस है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर मेरा फ्यूचर्स कोई काम करने का तरीका है नहीं मेरा फ्यूचर्स में। ओके। मतलब कभी शौक के लिए कर लिया वो करता हूँ, वैसे नहीं करता फ्यूचर्स में काम। तो आपका मेन सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग है। पहले मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता था, स्टॉक ट्रेडिंग मैंने अभी बंद कर रखी है क्योंकि जब मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा तो स्टॉक में क्या करने का बेनिफिट है अभी फिलहाल में। तो स्टॉक्स में आप ऑप्शन सेल नहीं करते, सिर्फ इंडेक्स? नहीं, स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल नहीं करता क्योंकि स्टॉक्स में क्रेडिट ज़्यादा नहीं मिलता, और ओवरनाइट का स्टॉक्स को पता चले कोई न्यूज आ गई अगले दिन वो 20% खुल गया, क्या करेंगे उसके अंदर? हाँ, कितनी हेज लेके जाओ? कितनी हेज लेके जाएंगे? वो तो हमारी रेंज की भारी खुलेगा, उसको मैनेज भी नहीं कर सकते कुछ भी हम। तो अमित ये जो आप बेचते हो 10-10 वाली, ये तो जहां तक मेरी नॉलेज है ये तो स्ट्रैंगल हो गया। स्ट्रैंगल हो गया। तो क्या आप स्ट्रेडल भी बेचते हो? हाँ, स्ट्रैडल भी करता हूँ मैं। तो वो किस तो जब कब करते हो और उसका क्या रीजन होता है करने का, और या स्ट्रैंगल के साथ स्ट्रेडल करते हो? मतलब ये क्या देख के करते हो कि आज मुझे स्ट्रेडल करना है, आज मुझे स्ट्रैंगल करना है? जैसे अभी करंटली मार्केट चल रहा है हाई प्रीमियम में, विक्स हाई है तो प्रीमियम भी हाई है। स्टार्टिंग तो हम स्ट्रैंगल से ही करेंगे मार्केट की, मतलब सुबह ट्रेडिंग जो करेंगे स्टार्ट स्ट्रैंगल से करेंगे। अगर मार्केट लग रहा है कि ये प्रीमियम डी के आ रहा है अपने को, कि मेरे 10-10 वाले 5-5 आ चुके हैं, 6-6 वाले आ चुके हैं, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी अपनी स्ट्रैडल में भी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर लीनियर डी के आ रहा है मार्केट के अंदर उस टाइम पे, तो मुझे उसका भी बेनिफिट थोड़ा मिल सकता है। तो थोड़ी क्वांटिटी मैं क्या करता हूँ कि अपनी स्ट्रैंगल से निकाल के स्ट्रैडल में डाल देता हूँ, पूरी नहीं डालता। उस जैसे जो मैं क्वांटिटी उसमें कर सकता हूँ उसकी 10% या 20% जो मेरा रिस्क मुझे देता है, मतलब ले सकता हूँ मैं, उतनी मैं स्ट्रैडल में क्वांटिटी डाल के बैठ जाता हूँ और ट्रेड करता हूँ उसके अंदर। अब तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहा है इंट्राडे में? मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था 1 1 CR पे। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि हाँ, 1 CR है तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट 2 हुआ लाख का था प्रॉफिट हुआ था एक दिन में। एक दिन में। ओके, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड प्रॉफिट। तो उसमें डायरेक्शनल नहीं था कोई? नहीं, उसमें डायरेक्शनली था। अच्छा, उसमें डायरेक्शनल ही था। यस। ओके। यस। तो आपको लगा नहीं जब डायरेक्शनल है तो आइंदा भी डायरेक्शनल कर लिया जाए? नहीं, कई बार क्या होता है मैम कि जैसे 230 तक तो मार्केट चला साइडवेज, 230 के बाद एक मूव आता है कि डायरेक्शनल हो जाता है मार्केट, जैसे अभी लास्ट वीक 2-3 बार ही हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि हम एटीएम प्रीमियम बेच सकते हैं डायरेक्शनल में छोटे स्टॉप लॉस से, तो वो रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है उसके अंदर। अगर डी के आएगा तो बहुत फास्ट आएगा एटीएम। लेकिन अमित एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि 230 के बाद, कई बार 230 के बाद मार्केट बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाती है, तो ये आप कैसे जज करते हो कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है या एक अच्छी मूव दे सकती है? हम क्या होता है कि जिस तरफ मार्केट मूव करेगा ना उस टाइम उस तरफ के प्रीमियम ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेंगे, मतलब कि लोअर भाव पे सस्टेन करेंगे नहीं प्रीमियम,
मतलब मार्केट में मान लो कोई 50 वाला प्रीमियम है, कभी 100 जाएगा, कभी 50 आएगा, कभी 100 जाएगा, कभी 50 आएगा, मतलब वो भाव पे लोअर भाव पे सस्टेन करेगा नहीं, 50 पे सस्टेन कभी नहीं करेगा, वो 100 का प्राइस टेस्ट करेगा बार बार। उस वो रेंज बन जाती है 50 और 100 की। अगर 100 के ऊपर वो प्रीमियम निकल गया तो समझ लो उस तरफ मूव आने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। या इंडेक्स साइडवेज रहेगा तो कुछ रेंज तो बनेगी ना, कि भाई आज मार्केट 20,000 चल रहा है, मान लिया हमने एग्जाम्पल, मार्केट 20,200 से लेकर 19,800 तक की रेंज बन गई इंटरडे में, सुबह 9:15 से लेकर 2:30 बजे तक की। अब उसके बाद 2:30 बजे के बाद जिस तरह मार्केट मूव करा, चाहे नीचे ब्रेकडाउन करा या ऊपर ब्रेकआउट करा, तो हम मान के चलते हैं कि एक मूव तो 100, 150, 200 पॉइंट का मूव तो कंटिन्यू रह सकता है उस तरफ। तो वहां आप चांस लेते हैं? वहाँ चांस लेते हैं, वहाँ रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा कमाने के लिए। तो अमित, आप ऑप्शन सेलिंग के एक्सपर्ट हो, यस मैम। तो ऑप्शन सेलिंग में आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्राइक सिलेक्शन है, टाइमिंग है, या रिस्क मैनेजमेंट है? टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, हाँ। स्ट्राइक प्राइस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है? टाइमिंग मतलब कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंस देख सकते हैं, पर अगर हम बात करें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं या अपन बिगिनर में हैं या एक्सपीरियंस है, तो वो दोनों बंदों के लिए अलग अलग मतलब डेफिनेशन है। अगर हमारे को मान लो कि मेरे को पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, कुछ भी XYZ है, और मार्केट वहाँ पे उसके ऊपर जाने को रेडी नहीं है, तो बिगिनर क्या करता है कि भाई बिगिनर्स के लिए है ये चीज़, या आजकल तो एडवांस लेवल पे भी यही चीज़ हो रही है कि वहाँ पे हम छोटा सा रिस्क, हमें वो मतलब लॉस हमारा वहाँ पे छोटा रहेगा और SL छोटा रहेगा, तो वहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं कि स्ट्राइक सिलेक्शन उस बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर वो वहाँ पे डीके आएगा तो फास्ट डीके आएगा। अच्छा। और आप करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का क्राइटेरिया क्या रहता है? 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट का चार्ट। हाँ जी। 15 मिनट में मैं ये मान लूँ सपोर्ट जहाँ उसने 3 पॉइंट्स से लिया है, वहाँ आप डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही में, मतलब 3 कम से कम पॉइंट्स होने चाहिए, 3 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, जोन्स बन जाते हैं, जोन बन जाता है वो एक, क्योंकि एक पर्टिकुलर तो लेवल कभी भी नहीं होगा, वो जोन ही होगा। जोन भी होगा मैम, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी आएंगे, फॉल्स ब्रेकडाउन भी आएंगे, कई बार जैसे कोई सपोर्ट बना हुआ है 3 बार वहाँ टच कर गया, वहाँ से 50 पॉइंट नीचे आके फिर वापसी रिवर्सल भी हो जाता है मार्केट, तो उसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें मार्केट में क्या हो रहा है। वो तो थोड़ा मैं ये मान के चलती हूँ कि प्राइस एक्शन थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। आप एकदम सोचो कि कोई भी फील्ड में आप एकदम आ जाओ और प्रॉफिट बना लो, तो ऐसा नहीं होता। आपने भी बताया आपने लॉसेस लिए हैं। लॉसेज लिए मैम, मेरा एक्चुअली बड़ा लॉस भी हुआ था पिछले साल 2024 में, 5 दिसंबर 2024 को निफ्टी के अंदर मेरा लॉस हुआ था बड़ा। कितना बड़ा? अगर मैं बात करूँ 1 CR पे, तो एक दिन में मेरा अराउंड 7% गया था। 7%? तो आपने एसएल नहीं लगाया था उसमें? उस टाइम मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने SL नहीं लगाया था। 2:45 का टाइम हो रहा था, मतलब 2:30 बजे के बाद का, प्रीमियम अच्छे चल रहे थे, तो मैंने बेच दिए कि मुझे लगा कि भाई सोच उस टाइम पे यही थी कि डीके हो जाएगा जल्दी, पर मार्केट क्या हुआ कि टॉप से 400 पॉइंट गिर गया और मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक कर गया। ओहो। तो मैंने जो प्रीमियम 15 बेचा था, मैंने उसको 350 पे खटा था उस टाइम पे। और उसी दिन आपने एसएल नहीं लगाया, तो आप तब से तो आप बिना एसएल के काम करते ही नहीं होगे? तब से मैं बिना SL के काम नहीं करता। तो सिस्टम में ऐसा लगा देते हो या सोचते हो कि जैसे ही ऐसा होगा ऐसे कर लो? सिस्टम में 7 लाख फीस देने के बाद? 7 लाख फीस देने के बाद ये सीखा है। अच्छा। सिस्टम में SL इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 मिनट का भी नहीं पता, 5 मिनट का भी नहीं पता। हाँ ये तो है। और 2:45 तो टाइमिंग ऐसा था कि कोई भी यही सोचेगा, बट मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कई बार तो 3 बजे के बाद बहुत बड़ी बड़ी मूव्स भी आ जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि 20 रुपए की कोई चीज बेची, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कई बार कि 20 रुपए पे चीज बेची, बेचते मतलब वो डिके होते 2.5 रुपए आ गई। 2.5 पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पता लगा वो 2.5 वाली चीज ऑल ऑफ ए सडन एकदम 150 आ गई। बिल्कुल आ जाती है। और हमारा एसएल था नहीं। इसी का लाइव केस मेरे ख्याल से लास्ट एक्सपायरी सेंसेक्स की हुई थी, उसका बताया तो मैं, अगर आप बताए तो। सुबह सेम प्रीमियम जो 30 रुपए चल रहे थे, वो 240 तक अराउंड 2 रुपए आ गए थे। लास्ट में सेंसेक्स के अंदर 240 के बाद 1000 पॉइंट का मूव आया अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले लास्ट एक्सपायरी हुई है सेंसेक्स की, और वो प्रीमियम 150 गए हैं। ये तो होता ही है। तो आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया था 2.5 रुपए पर? हाँ मैंने बुक कर लिया था, मैंने एसएल रिवाइज कर रहा था मैं अपना। और आप जैसे एसएल फिक्स रखते हो तो प्रॉफिट भी फिक्स रखते हो कुछ? नहीं, प्रॉफिट क्या है कि अगर मेरे को क्या होता है कि मैं स्टार्टिंग दूर से करता हूँ, अगर मेरे को पास आना है, मान लो सेल करते करते भाई थीटा डी के होगा, अब धीरे धीरे एक्सपायरी आ रही है तो नज़दीक पास तो आना ही पड़ेगा मैम धीरे धीरे करके। तो अगर मैं पास आ रहा हूँ तो एसएल तो टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि मूव आने का टाइम नहीं पता कि कब आएगा। अगर मैं प्रॉफिट में हूँ तो एक प्रॉफिट फिक्स कर देता हूँ कि इतना अब मेरे को देना नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, मतलब एक लेवल पे निकल जाना है। कई बार क्या होता है कि वो सिस्टम में स्किप कर देता है एसएल, तो वो अपने हाथ में नहीं होती थोड़ी चीज़ें,
जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं या जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, बस। नहीं तो अब आप एक चीज बताओ, जैसे आपने पहले 20 वाला बेचा, वो 20 वाला 15 हो गया, फिर आपने जो है 20 वाला बेच लिया होगा, यही किया होगा। हाँ, ये और किया, करते करते 2 आ गए, 2 आ गए। तो आपकी कोशिश रहती है कि 2 को भी जीरो कर लें, 2 भी रुपए छोड़ के ना जाएं। हाँ, कोशिश तो ये रहती है। और अब 2:45 और 3 बजे का टाइम हो गया, तो कोशिश तो ये रहती है जो मिल रहा है वो लेके चले अपना। और फिर वहीं से अगर वो 150 हो जाए, 200 हो जाए, तो वो बड़ा लॉस हो जाता बड़ा है। लॉस हो जाता है। तो उस केसेस में क्या करते हैं, मतलब उसमें अगर एसएल तो लगा के रखते ही होंगे, ऐसे तो लगा के रखते लेकिन हैं। कई दफा एसएल भी स्किप हो जाता है, स्लिपेजेस बहुत होती हैं, एकदम Slippage। मूवमेंट इतनी फास्ट होती है, तो फिर उस केस में लॉस बुक ही करना पड़ता है, और तो कोई उपाय है नहीं। दूसरा उसमें उस केस में कोई तरीका नहीं है, आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा एक लेवल ठीक पे। है। हाँ जी, चाहे वो 30 पे कटे, 40 पे कटे, 50 पे कटे, जिस पे कट रहा है काटना पड़ेगा एक बार तो। पर फिर आपको दुख नहीं होता कि जो पैसे मिल रहे थे वो तो लिए नहीं हमने, दुख होता 2 है, रुपए के चक्कर में जो 10 रुपए की मूव है वो तो चली गई ना। पर हम ये, अब हमारे गेम सेलिंग में पेशेंस का ही खेल है। वो 2 रुपए भी बहुत बड़े लगते हैं कई बार, और कई बार वही दुख देके जाते हैं। होता तो यही है वैसे। तो ऐसी कुछ गलतियां जो आपने की हो और आप चाहते हो कि भाई हमारी ऑडियंस ना करे, हम्म। और वो कुछ सीखे या कुछ समझने की कोशिश करे, तो कुछ ऐसी गलती बताओ कि भाई ये तो करनी ही नहीं है। आज के टाइम में नॉर्मल गलतियां सभी आजकल यही बताते हैं कि सेम गलतियां होती है सबकी। भाई यही होती है कि सबसे पहले तो एसएल तो लेना ही लेना, वो तो हमने कई बार डिस्कस कर ही लिया उस चीज़ पे। तो अब ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने की क्या होता है कि हम जो लॉस कवर करने के लिए जाते हैं, डबल लॉस देके आते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन मेरा लॉस मैंने फिक्स सोच लिया कि उस दिन छोड़ दूंगा, पर मैं उसको कवर करने के लिए गया तो मेरा डबल लॉस हो गया। वो कभी कवर नहीं होता। मार्केट हमेशा आपको पनिश करेगा ही करेगा। और तीसरा है मतलब कि आपकी पोजीशन साइजिंग वो कंट्रोल में होनी चाहिए। कि कई बार हम लेवरेज, एक्स्ट्रा चलो, एक लेवरेज। बहुत अच्छा सवाल आया है यहाँ पर, कि आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल। या 10 लाख रुपए हैं, या 1 लॉट के लिए उसे कितने पैसे चाहिए ऑप्शन सेलिंग में? ये 2 सिनेरियो बनते हैं चीज़ के इसके अंदर भी, कि आप 1DT कर रहे हो आप, तो उसके अंदर हम ज़्यादा लॉट सेल कर सकते हैं। उसके अंदर मेरे हिसाब से अराउंड हम 1 CR पे, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 3000 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये हम अगर 0DT की बात करें विदाउट हेजिंग, तो हम 2000 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अगर हम तो 1 लॉट के लिए कितना पैसा होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 70,000 लेके आते हैं, इधर वाला बाय कर लेते हैं, ये सेल कर लेते हैं, और वो सोचते हैं 70,000 में ही कमा लो। नहीं, 70,000 में आप एक लॉट सेल कर पाओगे हेजिंग बाय करके, पर एक लॉट में आपको फिर वो जब भी तो हम लॉस मतलब करते 7 लाख में 10 लॉट कर लेते हैं। नहीं 70,000 में जब भी तो हम लॉस करते हैं, क्योंकि 70,000 में सेटिस्फेक्शन तो आता नहीं है भाई। अगर 70,000 में मैं बोलूँ सामने किसी से कि भाई तुझे 700 रुपये कमाने, वो खुश नहीं होगा कि अगर 700 रुपये कमाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा ना आया हूँ। उसी के लिए 70,000 से सोचा कि मैं 20-25,000 कमा लूँ, फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो 70,000 में सेलिंग होती, ऑप्शन सेलिंग हो ही नहीं पाएगी। मिनिमम आपको विदाउट हेजेस करने के लिए 2.5 लाख रुपए एक लॉट के लिए चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपए। अच्छा, 2.5 लाख रुपए 1 लॉट पे हो? 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि थोड़ा सा हम स्पेयर भी रखते हैं कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कई बार मार्जिन भी बढ़ जाते हैं जब इवेंट होते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा कम पैसे से मार्केट में आना ही नहीं है। कम पैसे से ऑप्शन सेलिंग में तो बिल्कुल नहीं आना। अमित, अब हम एक रैपिड फायर करेंगे Okay. और उसमें आपने सोचना नहीं है, जो फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आए आपको बस वो बोलनी है। यस मैम। राइट। सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है ऑप्शंस में, मार्केट या इमोशंस? इमोशंस। आज की मार्केट ऑप्शन बायर्स की है या ऑप्शन सेलर्स की है? बोथ। बोथ। एक ट्रेड अच्छा या दिन के 10 ट्रेड अच्छे? 1 ट्रेड। रिवेंज ट्रेडिंग कभी करी है या नहीं करी है? बहुत बार। करनी चाहिए या नहीं नहीं करनी? करनी चाहिए। इंडिकेटर्स या प्योर प्राइस एक्शन? वो एक या 2 इंडिकेटर मैक्सिमम, और मोस्टली प्राइस। निफ्टी एक्सपायरी अपॉर्चुनिटी है या क्योस है? अपॉर्चुनिटी है। थीटा डीके जो है वो ट्रेडर का फ्रेंड है या एनिमी है? फ्रेंड है। क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर है। ज्यादा कैपिटल जरूरी है, ज्यादा पेशेंस जरूरी है? बोथ। सबसे ज्यादा डेंजरस ऑप्शंस में क्या है, लेवरेज या ओवर कॉन्फिडेंस? बोथ। गैप अप ओपन हुआ है तो ट्रेड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? थोड़ा वेट करना चाहिए, आधे से 1 घंटे का आधे। प्राइस को सेटल होने का टाइम वेट करना चाहिए। मार्केट में रिटेलर्स विन करते हैं या इंस्टीट्यूशंस विन करते हैं? इंस्टीट्यूशन मतलब बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स। यस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप री एंटर करते हो या वॉक अवे कर जाते हो? री एंट्री, अगर मेरे सेटअप में है तो।
एक्सपायरी डे जो है वो आपके लिए फेवरेट दिन है या स्ट्रेसफुल डे है? फेवरेट। स्कैल्पिंग करना पसंद करेंगे या वेटिंग फॉर वन क्लीन सेटअप पसंद करेंगे? वन क्लीन सेटअप। ऑप्शन चेंज जो है वो एक ओवररेटेड टूल है या पावरफुल टूल है? पहले सही था, अब ओवररेटेड है। अब ओवररेटेड है। यस। सबसे बिगेस्ट लेसन आपको क्या मिला है मार्केट से हार्ड वे में? लॉस लेना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बस मतलब कुल मिला के। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है तो एक्साइटिंग है या रिस्की है? रिस्की है। एक ऐसी हैबिट जो सब ऑप्शन ट्रेडर्स में होनी चाहिए? पेशेंस। अगर मैं बोलूं कि एफएनओ एक शब्द में, तो स्किल है या गैम्बल है? स्किल्स। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज अमित से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और आशा है कि आप लोगों ने भी सीखा होगा। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि अमित से हम कुछ और सीखें, कुछ और पूछने की कोशिश करें या कुछ और बात करें, तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी टीम या मैं अमित से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपनी आईडी से आप लोगों को जवाब देंगे। ताकि दोस्तों क्या है, देखिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों की लर्निंग कभी रुके नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सीखते रहें, कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ सीख रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग भी उससे कुछ सीखें, क्योंकि लर्निंग शैल नेवर एंड। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज से 20 साल पहले जो बच्चा डॉक्टर बना था, उसे लगा कि भैया मेरे को तो 100 बीमारियां पता है और ये 100 बीमारियां ही होती हैं। 2020 में आ गया कोविड, ना उसे पता था, ना उसकी दवाई थी, ना उसको कुछ ज्ञान था। लेकिन आज अगर कोई कोविड का पेशेंट पहुंच जाए तो उसको उसका पता है कि कैसे करना है। दैट मीन्स द लर्निंग इज गोइंग ऑन। ऐसे ही दोस्तों मार्केट है। 2020 से पहले हमें पता ही नहीं था कि लोअर सर्किट भी लगा करते हैं। हमें नहीं पता था ब्लैक स्वैन डे क्या होते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं। जेन स्ट्रीट करके एक FII आ गए। हमें नहीं पता था कि हजार हजार पॉइंट की मूवमेंट वो एक दिन में खुद ही मैनिपुलेट करके ले आते हैं। तो नई नई चीजें आती नहीं, हम लोग नई नई चीजें सीखते रहे। तो जरूरी नहीं है कि हमारा ज्ञान परिपूर्ण हो सकता है आपका ज्ञान भी परिपूर्ण हो, आप भी हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो, आप हमसे बेहतर समझते हो मार्केट को। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, अमित एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप लॉस में हैं तो आपका ज्ञान हमसे कम है। लॉस प्रॉफिट एक स्किल का गेम हो सकता है, लेकिन नॉलेज का गेम नहीं है। हो सकता है आपकी नॉलेज हम लोगों से ज्यादा हो। तो अपना कहीं भी पूछने में संकोच ना करें, खुल के पूछिए, अपने सवाल पूछिए, कमेंट्स में डालिए। मैं या अमित या हमारी टीम जवाब जरूर देगी। और यदि आप चाहते हैं कि अमित को दोबारा पूछा जाए तो अपने सवालों की लिस्ट भेज दीजिए और लिख दीजिए अमित अगेन, और हम अमित को दोबारा बुला लेंगे। इसी आशा के साथ कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद देंगे अमित को। थैंक यू अमित, थैंक्स फॉर Thank you. कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।